एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15। इसके जो नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकनॉमी। इसमें हमने इंडियन इकनॉमी जो है वो अनडेवलप्ड इकनॉमी है, उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसमें डिस्कस किए थे। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने किया था कि इंडियन इकनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड इकनॉमी। सेकंड हमने किया था लो per capita income. Then we have to be discuss low quality of life. Then we have to be problem of poverty. Then too much dependence on the agriculture. Demographic factors we have also discussed. Then the sixth point we have to be discuss as usual, the problem of the unemployment. All these 6 points we have to be discussed in our previous video, and in this video we have to be discuss our point number 7, that is obsolete technology. obsolete टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि द मेजर फैक्टर फॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज़ पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। कि हम लोग जो मेजर फैक्टर्स जो हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यानी हमारी अर्थव्यवस्था के पिछड़ा होने का जो मेजर जो फैक्टर हम कह सकते हैं इज़ द पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। कि हम जो प्रोडक्शन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन में है। प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ लो। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो उत्पादन की जो लेवल है, क्षमता है, वो बहुत ही कम होती है ड्यू टू लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि इसमें हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। इट वॉज कंसिडर फॉर द लॉन्ग टाइम that natural resources are the most effective factors of development, but the fast development of Japan proved the role of technology to be so. ये कंसिडर किया गया है बहुत लंबे समय से कि दैट नेचुरल रिसोर्सेज की जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव फैक्टर्स। कि वो सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभावी फैक्टर्स इनको माना जाता है कि किसी भी देश की विकास की गति में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन जो फास्ट डेवलपमेंट ऑफ जापान हुआ है, यानी बहुत जो तीव्र विकास जापान का हुआ है, उस चीज़ से ये प्रूव हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। द मेजर कॉजेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्लो प्रोग्रेस इज ओनली लैक ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। कि हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की जो आर्थिक स्थिति है या उसकी जो प्रोग्रेस है जो बहुत ही कम हुई है, स्लो प्रोग्रेस हुई है, इज़ ओनली लैक ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। और ये सबसे मेनली जिस चीज़ से इफेक्टिव हुई है वो है आपकी कि लैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की नई तकनीक जो है उसका यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। द एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ वेरी लिटिल। कि हम ये देखें कि जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया जाता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर भारत के अंदर वो बहुत ही कम है। कि हमारे देश के अंदर हम कहें तो जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम लोग बहुत ही कम खर्च करते हैं उसके विकास के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए। इम्पॉर्टेंस इज़ नॉट गिवन टू रिसर्च एंड इन्वेंशंस की बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस दी जाती है रिसर्च को, शोध को या फिर इन्वेंशंस को, आविष्कार को। यानी इन चीज़ों पे हमारे देश में जो है बहुत ही कम फोकस किया जाता है और उसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आती है। सो इंडिया इज़ टेक्निकल अनडेवलप्ड टुडे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि आज भी टेक्निकल वे से अगर हम देखें तो भारत जो है वो एक अविकसित देश के अंदर या विकासशील देशों के अंदर ही आता है। अब हम बात करते हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की कि अनडेवलप्ड इकोनॉमी होने के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे देश के वो कौन कौन से हैं। बिसाइड द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर डिस्कस किए गए हैं, द वाइड इनइक्वालिटी, तो जो एक बहुत ही व्यापक असमानता है, वीक बेसिक स्ट्रक्चर एटसेट्रा, तो इसमें जो वीक बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारे वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जो फॉर्म है उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट 2015। कि हम अगर यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है उसकी जो 2015 में उन्होंने जारी की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो शोन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स, तो उसके अंदर जो है ह्यूमन ग्रोथ
इंडेक्स के ऊपर बात की गई है कि जो मानव वृद्धि जो इंडेक्स है उस पर बात की गई है, इंडिया स्टूड एट 130th प्लेस। तो हमारा देश जो है उस इंडेक्स के अंदर 130वें नंबर पे स्टैंड करता है। इन दिस रिगार्ड, और इस तरह से हम कह सकते हैं दैट वी आर ग्रुप्ड इन द कंट्रीज ऑफ एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि हम ऐसे देशों की कैटेगरी में आते हैं जिनके अंदर जो कि मानव जो विकास इंडेक्स जो है जिसके अंदर वो एक एवरेज लेवल पे जा रहा है। अवर नेबरिंग कंट्री जस्ट लाइक चाइना 90th पोजीशन, कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो कि चाइना, वो जो है 90वीं स्थिति में है वहाँ पे, एंड श्रीलंका एट 73rd पोजीशन, और श्रीलंका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 73 पोजीशन पे रैंक्ड है, आर रैंक्ड अहेड ऑफ इंडिया, और ये भारत से इस मामले में काफ़ी आगे हैं, अग्रणी है। वी आर ऑल्सो वरीड अबाउट द प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, कि हमें इन चीज़ों के बारे में भी चिंतित होना चाहिए जो कि वर्तमान में हमारी आर्थिक और गैर आर्थिक जो डिस्पैरिटीज़ हो रही हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारे देश में जो इनकम है, जो आय है, वो असमान रूप से वितरित की गई है, जो कैपिटल है, एंड ऑल्सो डिफरेंसेस इन सोशल स्ट्रक्चर फाउंड इन इंडिया, कि भारत में जो सामाजिक ढांचा है वो भी अगर हम देखें तो वो एक असमान रूप से विकसित किया गया है। देयर आर मैनी डिस्पैरिटीज़ इन इंडिया बेस्ड ऑन द जेंडर, और अगर हम भारत में देखें तो कई सारी ऐसी भेदभाव हैं जो कि लिंग के आधार पे हैं। वास्ट डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज टू, कि इसी के साथ में हम बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं उनमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस, हमें काफ़ी व्याप्त जो हमें कहें कि काफ़ी विशाल जो डिफरेंसेस हैं, भेदभाव जो हैं वो हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज़ टू वेरी वीक, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वीक है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी लो है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, की जो उत्पादन हम कर रहे हैं तो उत्पादन करते समय उसका जो कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है वो काफ़ी ऊँची होती है, एंड स्लो ग्रोथ इन द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। तो इन चीज़ों से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक अविकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अब यहाँ पे हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कौन कौन से उत्पाद और कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, विच मेक्स द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स ईजी, जिससे कि हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था को हम और आसान कर सकते हैं। दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड गिव बेस टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी को और बेस देते हैं अर्थव्यवस्था के विकास को। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, एटसेट्रा है, देन ऑल द थिंग्स हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन द सेगमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Now we are talking our next topic, that is Indian economy is in the developing form। अब तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक्स हमें ये बताते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है या अनडेवलप्ड इकोनॉमी है। लेकिन अब जो हम टॉपिक्स आगे डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक्स में ये बात कही गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलपिंग फॉर्म में है, कि वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, वो विकास कर रही है इन स्लोली मैनर। फ्रॉम द अबाउ स्टडी इट कैन बी कंक्लूडेड, हमने जो ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनसे ये बात कंक्लूड हो जाती है, बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है दैट कि इंडियन इकोनॉमी इज़ अनडेवलप्ड, कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अविकसित है। बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन ये पूर्णतया ये बात जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, सही नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इज़ इम्प्रूविंग, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो इम्प्रूव कर रही है, उसमें सुधार हो रहे हैं। मूविंग फास्ट ऑन द रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, जिस तरह से हम देखें कि हमारे यहाँ पे जो रोड्स, जो हमारी रोड है, हम ये कह सकते हैं कि मूविंग ऑन द प्रोग्रेस, जो उन्नति की जो सड़क है उस पर हमारी अर्थव्यवस्था मूव कर रही है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें, मैनी फेवरेबल चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस विद इफेक्टिव इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, कि पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस हुए हैं, काफ़ी इफेक्टिव चेंजेस हुए हैं, प्रभावशाली चेंजेस हुए हैं, जिसके अंदर जो है आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए हैं, वो इन्वॉल्व हम कर सकते हैं।
इट कैन बी टर्म्ड एज अ डेवलपिंग कंट्री। और इस टर्म के बेसिस पे या इस प्रोग्रेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी उसमें जो प्रोग्रेस है वो हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बोथ आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। जिस तरह से हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय है और जो हमारी राष्ट्रीय आय है, दोनों में ही लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। एंड मैनी कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आर बीइंग मेड इन द फेवरेबल डायरेक्शन। और इसी के संदर्भ में जो और दिशाएं हैं उनमें भी हमारी अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही जो है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रोसेशनल्स एंड रैपिड ग्रोथ इन द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ये किस तरह से जो हमारी राष्ट्रीय वृद्धि है और जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसमें किस तरह की जो रैपिड ग्रोथ है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। द प्रोसेशनल एंड द रैपिड ग्रोथ इन द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इफेक्टिव कैरेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन इट्स डेवलपिंग फॉर्म। कि अगर हम प्रोसेशनल एंड रैपिड ग्रोथ हम देखते हैं हमारी राष्ट्रीय आय और हमारी प्रति व्यक्ति आय में, जो कि भारत के लिए मोस्ट इफेक्टिव कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक डेवलपिंग फॉर्म में है। यानी हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है और जो प्रति व्यक्ति आय है, दोनों में ही जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इंक्रीज़ हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं पूर्ण रूप से, बल्कि उसमें कुछ कुछ विकास हो रहे हैं, तो वो डेवलपिंग स्टेज पे है। द डेवलपमेंट रेट इन 1950s was only 3.5%। कि अगर हम 1950 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो ये जो डेवलपमेंट रेट है, जो विकास की जो रेट है, वो केवल 3.5% थी पर ईयर से ये हो रहा था। डॉक्टर राजकृष्णा टर्म दिस एज द हिंदू डेवलपमेंट रेट। और उन्होंने डॉक्टर राजकृष्ण जो हैं उन्होंने इस चीज़ को, जो रेट हमने निकाली थी, जो वृद्धि दर हमने निकाली थी, उसको उन्होंने हिंदू डेवलपमेंट रेट के नाम से भी नोट आउट किया था। देन इन 1980s दिस रेट रीच्ड एट द 5%। और ये जो ग्रोथ रेट है ये 1980s में 1980 के दशक में हम बात करें तो 5% इसमें बढ़ोतरी हुई थी। एंड बिटवीन 1991 टू 2011 और 1991 से 2011 की अगर हम बात करें तो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इंक्रीज, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई थी इट इज़ 6.8% ईयर ऑन एन एवरेज। कि एवरेज हम निकालें तो ये 6.8% की वृद्धि दर से इसमें चेंजेस हुए थे। ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान, कि हम 11वें हमारी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें जो 2007 से 2012 में था, तो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज 8%। तो इस 11वें पंचवर्षीय योजना के अंदर अगर हम देखें तो भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो 8% थी। एट प्रेजेंट वर्तमान की हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ रेट की जो हमारी वृद्धि दर है, इंडियन इकोनॉमी इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे हम ये कहें कि तेज़ विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुकी है। द इम्प्रूवमेंट इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिगन इन 1980s। और भारत की अर्थव्यवस्था में जो ये चेंजेस होना शुरू हुए हैं, ग्रोथ रेट जो बढ़ना शुरू हुई है, ये 1980s से मानी जा रही है कि वहाँ से जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। बट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस वॉज सीन रिमार्केबल आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द डिकेड ऑफ 1990s। इंडियन इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग fast due to efforts and reforms made by the present government। कि जो वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उनके प्रयासों से हम कह सकते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ये और इसने गति पकड़ ली है। और 1990 के दशक के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो हमारे सामने आए हैं। The measurement of economic development is based on the growth in पर कैपिटा इनकम। कि हम जब आर्थिक विकास को मेज़र आउट करते हैं, जब उसकी गणना करते हैं, इस बेस्ड ऑन द ग्रोथ। तो ये किस चीज़ पे आधारित होती है? ग्रोथ रेट जो होती है हमारी पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय जब इंक्रीज़ होती है, प्रति व्यक्ति इनकम जब इंक्रीज़ होती है, तब उस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। इट इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950s 51 टू 90 टू 91। ये 1950-51 से लेकर 90-91 तक में जो है एवरेज इसमें ग्रोथ रेट हुई थी 1.6% पर ईयर के हिसाब से।
ऑलमोस्ट इन ऑल ईयर्स आफ्टर 1990s to 91। लेकिन अगर हम 1990-91 के दशक के बाद की बात करते हैं तो द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज़ बीन मेंटेन एट मोर देन 5% पर ईयर। यानी इन सालों के बाद में जो हम बात करते हैं तो भारत की जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम जो है वो मेंटेन हुई है 5% पर ईयर। इन द ईयर 2015-16 इट हैज़ बीन 6.2% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट वॉज रिकॉर्डेड। यानी 6.2% जो है प्रति व्यक्ति आय जो है ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड किया गया था। द कंटिन्यूस एंड रैपिड, लगातार और जो तीव्र ग्रोथ रेट हमारी पर कैपिटा इनकम के अंदर हुई है एज वेल एज इन द नेशनल इनकम कैन बी कंसिडर एज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसी से हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ हमारे देश के व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ रेट थी वो 1.6% थी, वो 2015-16 तक जो है वो 6.2% तक हमने इंक्रीज़ की है। तो नॉर्मली द ग्रोथ रेट ऑफ द एक्चुअल नेशनल इनकम और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी और जो हमारी ग्रोथ रेट है इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इन दोनों को जब हम निकालते हैं तो उससे हमारी जो इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि दर जो है वो हमारी निकलती है कि किस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में विकास हुए हैं। नाउ सेकंड पॉइंट वी हैव टू बी डिस्कस चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कि हमारे आर्थिक ढांचे के अंदर जो है कौन कौन से बदलाव हुए हैं, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस अलोंग विद डेवलपमेंट कि भारतीय जो ढांचा है उसमें चेंजेस हुए हैं विकास के साथ साथ में एज इकोनॉमी डेवलप्स। जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, प्राइमरी सेक्टर है लेवल गोज डाउन, यानी जब हमारा प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो जब नीचे की ओर डिक्रीज़ होता है तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं विकास के साथ साथ में एज इकोनॉमिक डेवलप्स और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पे जो हमारा डिपेंडेंस है वो डिक्रीज़ होता है। सेकेंडरी एंड टेरिटरी जो लेवल है उसमें वो जो लेवल है वो गोज़ अप होता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है। यानी स्टूडेंट्स इसमें हम एक बात क्लियरली करना चाहते हैं कि जब हमारी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे ज़्यादा होती है तो उसमें ये होता है कि कृषि आधारित जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होता है, यानी उसमें बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम्स है वो हम ज़्यादा फेस करते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स पे हमारी डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ती है या उनका जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो उससे जो है डेवलपमेंट हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। इन इंडिया द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इनकम वॉज मोर दैन 50% इन 1950 to 51। 1950-51 की अगर हम बात करें तो कृषि का जो हमारी राष्ट्रीय आय के अंदर योगदान था वो 50% था, विच कम डाउन इन टू 15% टू 2015-16 जो कि 15% गिरा है 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार। देयर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन द नेशनल इनकम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर्स हैं उनका जो ह्यूज इंक्रीज़ है यानी बहुत बड़ा इंक्रीज़ जो है, बहुत बड़ी वृद्धि जो है इन दोनों सेक्टर्स की हुई है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री इन द नेशनल इनकम हैज़ राइजन मोर दैन 1/4, यानी 1/4 भाग जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी लेवल है, इंडस्ट्री लेवल है, उसने नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। द कंट्रीब्यूशन इफ़ वी आर रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर और अपने टेरिटरी सेक्टर की बात करते हैं तो हैज़ बीन इंक्रीज रैपिडली इन नेशनल इनकम, तो ये भी राष्ट्रीय आय के अंदर जो है बहुत ही तीव्र गति से इंक्रीज हो रहा है। एट प्रेजेंट वर्तमान की अगर हम बात करते हैं अबाउट 60% ऑफ नेशनल इनकम इज जनरेटेड बाय द सर्विस सेक्टर, कि आज हम बात करें तो राष्ट्रीय आय के अंदर 60% जो है सर्विस सेक्टर जनरेट कर रहा है। इट इज़ क्लियर और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, कि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के अंदर वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड द शेयर ऑफ द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, और जो हमारे दो सेक्टर्स हैं सेकेंडरी एंड टेरिटरी यानी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर जो है उनकी जो शेयर्स हैं, जो इन्वॉल्वमेंट है नेशनल इनकम के अंदर वो इंक्रीज़ हो रही है, वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं
दिस चेंज इज़ द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक शोज़ इट्स डेवलपिंग फॉर्म। और इस तरह के जो चेंजेस हैं ये शो करते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकास की ओर बढ़ रही है। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जा सकता है, दैट सेकेंडरी सेक्टर क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट दैन द सर्विस सेक्टर्स, कि सेकेंडरी सेक्टर जो है यानी इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसमें हम ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध मुहैया करवा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं दैन द सर्विस सेक्टर, यानी टेरिटरी सेक्टर के कंपैरिजन में इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं हम ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। सो ड्यू टू रिलेटिवली sluggish growth of secondary sector, the problem of the unemployment in India has become सीरियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सेकेंडरी सेक्टर का इतना विकास नहीं होता है तो इंडिया के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, एंड इट इज़ रियली वेरी सीरियस प्रॉब्लम अमंग अस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।